सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम यहाँ एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो उन सभी पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी जो हिंदी भाषा को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं अथवा संस्कृत भाषा को सीखने जा रहे हैं। संस्कृत भाषा सीखने के लिए आप प्रवेश कर रहे हैं, किसी से सीखना आरंभ कर रहे हैं, देववाणी संस्कृतम से सीखना आरंभ कर रहे हैं, तो आपके लिए ये कक्षा है। इसमें मैंने यहां पर ये नाम दिया है पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा। वर्णोच्चारण शिक्षा अर्थात जो वर्ण है उनके उच्चारण करने का स्थान। क्या होता है मित्रों, हम पढ़ते जाते हैं परंतु हमें आज के समय में तो ऐसा हो गया है कि लोगों को संस्कृत भाषा के तो दूर हिंदी भाषा के वर्णों की भी ठीक से जानकारी नहीं। तो आप सभी पाठकों के लिए, चाहे आप अध्यापक भी हो सकते हैं, ठीक है, आप हिंदी अध्यापन कराते हैं, संस्कृत अध्यापन कराते हैं, तो कुल मिलाकर के ये संस्कृत और हिंदी से जुड़े हुए सभी पाठकों के लिए वीडियो है। आप अवश्य इसे देखें। एक ही वीडियो में मैं वर्ण संबंधी जो भी मुख्य बातें हैं वो सारी कवर कर दूंगा, ठीक है। पाणिनीय इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी हम वर्णों का उच्चारण स्थान बताएंगे तो वो महर्षि पाणिनि ने जो बताया है उनका जो सूत्र है उस सूत्र को आपको दिखा करके बताएंगे, ठीक है। चलिएगा आरंभ करते हैं। गुरु दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, तभी विद्या प्राप्त होती है। आपसे एक अपेक्षा रखते हैं कि आप इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक परिचित लोगों तक शेयर करें, ठीक है। कोई आपसे फीस नहीं ले रहे, शुल्क नहीं ले रहे, ठीक है। चलिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी हमसे संपर्क करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर ऊपर वाला थोड़ा एक इसमें अंक रह गया है, ये यहाँ पर 1 और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। 9582104261 ऐसा है। दूसरा नंबर ये है 8319694799, ठीक है। ये निशुल्क संस्कृत शिक्षा केंद्र है ये हमारा, यहाँ पर सभी को निशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो आप सभी सीखें। सबसे पहले मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं। चार्ट को आपको एक बार देखना है कि संस्कृत भाषा की संपूर्ण वर्णमाला में जो वर्ण है वो ये है, इनको हम बताएं। ये संस्कृत की वर्णमाला के कितने वर्ण होते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 63। ये हिंदी के अंक में लिखा हुआ है 63। इसी में से थोड़े से कुछ कम करके हिंदी भाषा के वर्ण होते हैं, इनसे अलग नहीं होते, इन्हीं में कुछ कम करके हिंदी व्याकरण है उसके वर्ण है। इसलिए आपको हिंदी के वर्ण भी ज्ञात हो जाएंगे कि इनका उच्चारण कैसे करना चाहिए, ठीक है।
और वास्तव में व्याकरण के अनुसार क्या बताया है इनका स्थान, ये भी आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप ये टेबल देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जो भी वर्ण है उनको दो कैटेगरी में पहले बांटा जाता है। एक कैटेगरी को बोलते हैं स्वर, जिसको आप इंग्लिश में वोवेल कहते हैं, और दूसरे होते हैं व्यंजन, जिसको आप कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये एक लाइन रखी हुई है, लाइन डाल दी है। ये इधर के जो वर्ण हैं आप देख रहे हैं, ये 22 है, देख रहा होगा आपको। ये 22 ये क्या है, वोवेल माने स्वर हैं। ठीक है, इनको स्वर भी बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। व्यंजन ये वाले इधर के जो व्यंजन हैं, अब ये मानिएगा व्यंजन कितने होंगे, 63 हैं। अब 63 में से आप 22 कम कर देंगे तो 41 बचते हैं। 41 व्यंजन है। ठीक है, क्या है, 41 व्यंजन। फिर व्यंजनों में भी विभाग हैं। ठीक है, ये तो इन वर्णों को आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इनका संस्कृत में नाम पहले समझ लीजिएगा, फिर इनका देखेंगे। ये स्वर होते हैं, और जो स्वर होते हैं संस्कृत में वो 3 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व, एक मात्रिक वाले को ह्रस्व कहते हैं, और द्विमात्रिक वाले को दीर्घ कहते हैं। जैसे प्राय करके बोलचाल में आजकल पढ़ाते समय क्या करते हैं, छोटा और बड़ा। छोटा और बड़ा ये गलत है, वास्तव में ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, और एक होता प्लुत, ये संस्कृत में ही प्रयोग होता है। प्रयोग तो हिंदी में भी होता है, परंतु हिंदी में मुख्य रूप से व्याकरण का कोई कार्य नहीं करते। ठीक है, तो संस्कृत में ये तीसरा भी प्रयोग होता है। ठीक है, अभी इस पर बात करेंगे। व्यंजन है ये व्यंजन, इन व्यंजनों में से ये जो स्पर्श व्यंजन है 25 इनको 5 वर्ग बोलते हैं। ठीक है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये 25 व्यंजन ऐसे के ऐसे ही हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, ये व्यंजन में आते हैं। फिर ये हैं आपके 4 वर्ण, इनको अंतस्थ, ये हैं व्यंजन, व्यंजन के भेद हैं ये। ठीक है, जैसे स्वर के भेद हैं ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ऐसे ये व्यंजन के भेद हैं। अंतस्थ वर्ण ये 4 हैं, या, र, ल, व। ये भी हिंदी में हम ऐसा ही प्रयोग करते हैं। और ऊष्म वर्ण हैं ये 4, श, श, स, ह। इनके उच्चारण में प्राय करके लोग अशुद्धि करते हैं, तो वो बता देंगे आपको। और फिर है ये अयोगवाह, 8 अयोगवाह हैं। तो 8 ये अयोगवाह हैं, तो ये इनमें से 4 अयोगवाह हैं। ये जिसको आप विसर्ग बोलते हैं, ये हिंदी में भी प्रयोग होता है। ठीक, और ये अनुस्वार बोलते हैं, ये भी हिंदी में भी प्रयोग होता है। और ये क्या है, ये जो वर्ण है वास्तव में ये तो अलग वर्ण है, ये वाला है मुख्य रूप से। ये आपको अर्धचंद्र दिख रहा है, ऊपर को करके नीचे को करके। ये जो ऊपर वाला है ये होता है जिह्वा मूली। ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत भाषा में होता है। और ये वाला है, दोनों चिन्ह एक से ही है, इनकी पहचान आपको बताएंगे कैसे होती है। इसको बोलते हैं उपध्मानी। ये भी हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत भाषा में ही होता है। ठीक है, और ये अयोग बाहों में से ये जो 4 हैं ये वाले, इनको यम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यम। तो ये जो यम है, ये 4 यम ये संस्कृत में ही प्रयोग होते हैं, हिंदी में प्रयोग नहीं होते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा टेबल का मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन, एक थोड़ी सी जानकारी दी है। ठीक है, चलिएगा अब
अब जो वर्णों से संबंधी मुख्य बात है, यहां पर मैं ये लिख रहा हूं कि वर्णोच्चारण समय, कौन से वर्ण के उच्चारण में कितना समय लगता है और उसको कैसे परिभाषित किया है, डिफाइन किया है व्याकरणों ने, विद्वानों ने। ये 4 शब्द आप यहां पर देख रहे होंगे, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक और अर्धमात्रिक। ये 4 शब्द आप समझ लीजिएगा। एक मात्रिक माने एक मात्रा के काल में उच्चारित होने वाला जो वर्ण है वो एक मात्रिक होता है। एक मात्रा का जो काल माने समय बताया है कि जो ये पलक है, ये पलक एक बार जितने समय में झपकता है झपकता है ऐसे, उतने समय को एक मात्रा काल कहते हैं। सरल शब्दों में समझा रहा हूं, ये पलक जितने समय में, लिप है ये, जितने समय में झपकता है उतने समय को एक मात्रा का काल कहते हैं। और द्विमात्रिक, 2 मात्रा माने इसके डबल हो जाएगी। पलक 2 बार जितने समय में झपकता है उतना समय द्विमात्रिक होता है और उसमें उच्चारित होने वाला वर्ण द्विमात्रिक होता है। और त्रिमात्रिक माने पलक 3 बार जितने समय में झपकता है उतना काल त्रिमात्रा काल होता है और उतने काल में उच्चारित होने वाला वर्ण कहलाता है त्रिमात्रिक। ठीक है। और अर्धमात्रिक, अर्धमात्रिक का अर्थ हो गया आधी मात्रा। ये एक मात्रा थी, इसकी आधी मात्रा कितनी हो गई? एक जो पलक है एक बार जितने समय में झपकता है उसके आधे समय में, उसका आधा समय कितना हो गया? अर्धमात्रा काल। ठीक है। अब इसमें आपको यह समझना है कि जो ये इसमें स्वर हैं, ध्यान रखेंगे क्या है, ये जो स्वर आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये स्वर और ये है व्यंजन। जितने भी सभी व्यंजन हैं ये कितने? 41। प्रत्येक व्यंजन का जो काल है वो क्या काल है? अर्धमात्रिक। ये माने व्यंजन को बोलने में, कॉन्सोनेंट के उच्चारण में क्या है? आधी माने एक पलक जितने समय में झपकता है उतने समय में 2 व्यंजन हमें उच्चारण करना चाहिए। ठीक है। अर्थात व्यंजनों के उच्चारण का काल है अर्धमात्रा काल, इसलिए व्यंजन को कहा जाता है अर्धमात्रिक। ठीक है, सभी व्यंजन। ठीक है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ध्यान रखेंगे। और स्वरों में ये वाले जो वर्ण हैं, जो ह्रस्व हैं, ये ह्रस्व, ये 5, ये क्या है? ये एक मात्रिक वर्ण है। ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं एक मात्रिक, माने एक मात्रा काल इनका उच्चारण का समय होता है। और जो दीर्घ वर्ण है ये है द्विमात्रिक, द्विमात्रा काल इनका होता है। ठीक है। और ये जो प्लुत हैं इनका समय होता है त्रिमात्रिक। ठीक है, सरल परिभाषा मैंने आपको समझा दी जो वर्ण संबंधी। ठीक है, अब आ जाइएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना वर्ण संबंधी जानकारी है। आप देखिएगा, अब यहां पर ये बात और समझ लेनी है कि जो स्वर होते हैं वो बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग से उच्चारण किए जाते हैं और व्यंजन हमेशा स्वरों के सहयोग से ही उच्चारित होते हैं। ये क्या होते हैं? जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं और जो व्यंजन होते हैं ये कैसे होते हैं? परतंत्र होते हैं, पराधीन होते हैं।
जब भी इन्हें उच्चारण करना होगा हमें तो किसी स्वर का सहायता लेकर के करना होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जितने भी यहां पर लिखे हुए हैं व्यंजन, इनमें इन सब में क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो स्वर होते हैं आप इसको अकेले को बोल सकते हैं अ बोल सकते हैं, परंतु व्यंजन को नहीं बोल सकते। आप का बोलेंगे तो पीछे उसमें अ बोलना पड़ेगा, आपको उच्चारण करना पड़ेगा, अथवा अ पहले लगाना पड़ेगा। आप इसको या तो ऐसा बोल सकते हैं अथवा आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि स्वर ये अ आप या तो इसके बाद में लगाएं या इसके पहले लगाएं। अक अक का अकेला नहीं बोल सकते आप। व्यंजन को बिना स्वर के सहयोग से, चाहे उस स्वर को आप पहले रखें चाहे बाद में रखें, ये मैंने अ रखा हुआ है, ये सभी स्वरों के साथ में सभी व्यंजनों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये क्या है? व्यंजन होते हैं पराधीन और स्वर होते हैं स्वतंत्र। स्वरों का उच्चारण हम बिना किसी दूसरे वर्ण के सहयोग से भी कर सकते हैं और उनके साथ भी कर सकते हैं। व्यंजनों का सहयोग हमें हमेशा स्वर के साथ ही करना होगा शब्दों के अंदर। ठीक है, स्पष्ट हो गया? ये मैंने बता दिया आपको। अब आइएगा, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि स्वर बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग से उच्चारण किए जाते हैं और व्यंजन हमेशा स्वरों के सहयोग से ही उच्चारित होते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने यहां पर दिखा दिया है फॉर एग्जाम्पल, ये इसको जूम कर देता हूं कि जैसे आ ई आदि। ठीक है, परंतु यहां पर आप देखेंगे क को मैंने दिखाया है क का की कु आदि। इसमें क्या है? इसमें तो क्या स्थिति है? क प्लस अ। इसमें क्या स्थिति है? क प्लस आ। इसमें क्या स्थिति है? क प्लस ई। इसमें क्या स्थिति है? क प्लस उ। ठीक है, तो स्वर के साथ ही बोला जाएगा। इसको आप पहले भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे ई को पहले भी रख सकते हैं आप, इक ऐसा भी बोल सकते हैं। परंतु कोई कहे आपसे कि आप इसको अकेले को उच्चारण करें तो नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये आपको नियम ध्यान रखना है। पूरा हम हिंदी व्याकरण पढ़ लेते हैं परंतु ये बातें हमें समझ में नहीं आती जो कि संस्कृत में सिखा दी जाती। चलिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। अब हम इसको रिपीट नहीं करेंगे बार बार। ये मैंने आपको बता दिया था कि ये संस्कृत का टेबल है। संस्कृत भाषा के अंदर 63 लेटर्स माने गए हैं। और हिंदी में क्या है? हिंदी में एक तो लृ का प्रयोग नहीं होता है, जो लृ स्वतंत्र वर्ण है उसका प्रयोग नहीं होता है, और दीर्घ री का भी बहुत कम होता है। दीर्घ री का वैसे हिंदी में प्रयोग कहीं कर भी किया भी जाता है, और इन वर्णों का हिंदी में प्रयोग नहीं है। और इन 2 वर्णों का हिंदी में प्रयोग नहीं है जो बताया मैंने, और इन 4 वर्णों का हिंदी में प्रयोग नहीं है। इनका प्रयोग आपको सामान्य संस्कृत में भी नहीं मिलेगा। जो प्रौढ़ संस्कृत होती है अथवा वैदिक संस्कृत होती है उसमें मिलता है ये सारे प्रयोग। ठीक है, चलिए, इतनी जानकारी बहुत है। अब मुख्य हमारा कार्य है कि महर्षि पाणिनि के द्वारा जो ये वर्ण बताए हैं इनका उच्चारण हमें कैसे करना चाहिए शुद्ध रूप में। ठीक है, इसके लिए मैंने महर्षि पाणिनि के ही सूत्र रखे हुए हैं। वर्णोच्चारण शिक्षा, ये मेरे पास में यदि आपको बहुत ज्यादा जिज्ञासा है तो ये वर्णोच्चारण शिक्षा संबंधी पुस्तकें हैं, कई पुस्तकें हैं। ये एक शिक्षा शास्त्रम है, वर्णोच्चारण शिक्षा है, ये पाणिनीय शिक्षा है, और ये भी पाणिनीय शिक्षा है।
तो यदि आप पढ़ने के बहुत ज्यादा और डीपली इच्छुक हैं तो इन पुस्तकों को मंगा के पढ़ लीजिएगा, संपर्क कर लीजिएगा देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप नंबरों पर। ठीक है, चलिएगा, ये महर्षि पाणिनि के सूत्र हैं वर्णोच्चारण शिक्षा के। आइएगा, आप इनको लिख भी लीजिएगा, आराम से पहले पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, फिर बाद में लिखिएगा। ठीक है, पहला नंबर का सूत्र है, आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, कंठ्याः, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः। ये क्या कहता है, मैं यहां पर टेबल भी साथ में रखूंगा। ये कहता है कि आ का अर्थ है ह्रस्व दीर्घ पुल, तीनों अ, और क कु वर्ग का है क वर्ग, क ख ग घ ङ, और ह है ह, और विसर्जनीय, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ये कंठ से उच्चरित होने वाले, यहां से को ओ हो, यहां से बोले जाते हैं। ठीक है, आइएगा, टेबल ये बना हुआ है, इस टेबल में समझा देता हूं कि एक तो ये अवर्ण हो गया, तीनों अ, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। और ये जो क वर्ग है, ये क्या है, क वर्ग, क वर्ग के ये अक्षर हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। परंतु ये जो पांचवा अक्षर है, ध्यान देंगे, ये पांचवा अक्षर है, इसका स्थान कंठ और नासिका भी है। इसके दो स्थान हैं, एक साथ इसके दो स्थान बनते हैं। ये चार तो एकदम शुद्ध कंठ से उच्चरित होते हैं, ये कंठ के या मूल से। और क्या है, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, और ये विसर्ग, ये विसर्ग क्या है, कहां से होता है, कंठ से होता है। विसर्ग का स्थान कंठ बताया। ठीक है, तो आइएगा, इसके लिए यहां पर ये सूत्र मैंने एक लिखा हुआ है कि नमः स्वस्थान नासिका स्थान। ये क्या है, वर्ग के पांचवें अक्षर हैं, न। कहते हैं कि आगे जो सूत्र बताएंगे, और ये सूत्र बताया है, तो पांचों वर्गों के ये पांचवें अक्षर हैं, इनका जो स्थान बताया, जैसे ङ का स्थान, ङ किस में आ रहा है, क वर्ग में आ रहा है, क वर्ग में आ रहा है, तो उसका स्थान क्या है, कंठ। तो कंठ स्थान होगा, स्वस्थान माने कंठ स्थान होगा इसका, और नासिका भी साथ में होगी, केवल ङ के उच्चारण। ठीक है, अब मैं आपको इसका उच्चारण करके बताता हूं। ठीक है, आइएगा, कैसे करना है उच्चारण। अ आ आ, ठीक है, प्लुत का लेखन ऐसे होता है कि जो ह्रस्व होता है, उस ह्रस्व के पीछे 3 का अंक लिख देते हैं। ये क्या लिख देते हैं, 3 का अंक, जिनका ह्रस्व होता है। जिनका ह्रस्व नहीं होता है, वहां पर दीर्घ के आगे 3 लिख देते हैं। दीर्घ के आगे 3 लिखने से भी तात्पर्य यही होता है कि ये त्रिमात्रिक है। ध्यान रखेंगे, ये जो तीन बस इतना बताता है, 3 जिसके पीछे लिख दिया कि ये त्रिमात्रिक है, बस। ठीक है, तो इसका उच्चारण क्या हुआ, अ आ। ठीक है, और क ख ग घ ङ, इसका उच्चारण अनेक लोग अशुद्ध करते हैं। कोई
अंग बोलता है? कोई गंग बोलता है, पर ये क्या है? न न न न, कंठ और नासिका। क्या? क ख ग घ न न, ठीक है। और हा हा हा, हा का स्थान भी क्या है? कंठ। हा भी छूट, हा 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 कंठ से बोला जाता है, ठीक है। और विसर्ग, विसर्ग भी कंठ। विसर्ग का जो उच्चारण होता है, क्योंकि विसर्ग का हम प्रयोग करेंगे तो किसी स्वर के पीछे करेंगे, ध्यान रखेंगे। हमेशा विसर्ग किसी स्वर के पीछे आएगा, व्यंजन के पीछे कभी नहीं आएगा। इसका जो उच्चारण होता है वो ह के सदृश होता है, हकार जैसा नहीं, ह के सदृश। माने जिस प्रकार से ह की जो श्रुति होती है, ध्वनि होती है, वैसी हल्की सी होती है। जैसे मानिएगा हमने आ के पीछे विसर्ग लगाया तो उच्चारण होगा अह 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 इ उ। हा पूरा नहीं बोला जाएगा, हल्का सा, हा के सदृश ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो आकुह विसर्जनीया कंठ्या, ये कंठ हो गया। अब नंबर दूसरा सूत्र है जिह्वा मूलियो जिह्व्य। इसमें मैंने आपको बताया था ये वाला जो वर्ण है, ये क्या है? ये है जिह्वा मूलीय। जब इस प्रकार के अर्ध चंद्र लगा करके और आगे क आ रहा हो, क्या क क आ रहा हो या ख आ रहा हो, तो ऐसे जो इस वाले को बोलते हैं जिह्वा मूलीय। ये संस्कृत का वर्ण है, जिह्वा मूलीय। इसका उच्चारण होता है जिह्वा के मूल से, जिह्व्या। इसमें कंठ वास्तव में नहीं होता है, जिह्वा। इसका उच्चारण वर्तमान में तो सुनना, बस केवल इतना ही हमें समझ लेना है, ठीक है, कि जिह्वा मूलियो जिह्व्यः। जिह्वा मूलीय जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल है। जिह्व्यः माने जिह्वा का मूल, बस, ठीक है। इसका प्रयोग ना के बराबर है, आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। परंतु हम जान लेते हैं, इसका कोई पूछे तो ये जिह्व्या, ठीक है, जिह्वा का मूल। चलिएगा, ये हो गया, ठीक है। अब आगे आइए, आगे कहते हैं कि सूत्र है ये तीसरा, इच्चु यशास तालव्या। ई वर्ण, ई वर्ण और चु माने च वर्ग के अक्षर, और य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु आप सभी जानते होंगे, ऊपर पीछे का भाग जो ऊपर का होता है मूर्धा होता है, उससे और थोड़ा आगे को जो भाग होता है तालु होता है। तालु सभी जानते हैं। तो तालु इसका स्थान है इन वर्णों का, ठीक है। आइएगा, तो कहते हैं जैसे ई वर्ण, क्या है? ये है ई, ई, ई है, ई, ई, ई। जीवा तालु में टच हो रही है आगे से, ठीक है। और च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, और इसमें क्या आ जाएगा? तालु और नासिका भी आएगी, तालु और नासिका भी आएगी, पांचवा है ये। तो न्या 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 न्या, इसका उच्चारण क्या होगा? न्या 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 न्या, ठीक है। तो इच्चु यशा और य का उच्चारण भी इसी से तालु से माना गया है,
या। ठीक है, ये हो गया। और श, ये शकार भी किससे माना गया है? तालु से माना गया है। तो श, जिसको आप शीटी वाला बोलते हैं, वास्तव में तालव्य श है। श, श, ये वर्ण हुए आपके। तो ई, चू, या, शा, ये तालु हो गए। चौथा सूत्र है ऋतु रसा मूर्धन्य, ऋवर्ण और टवर्ग और र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा माना गया है। अर्थात इनके उच्चारण स्थान में जो जिह्वा है, जिह्वा का अग्रभाग मूर्धा की तरफ मुड़ता है। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? ये मूर्धन्य होते हैं, इसलिए जैसे यहां क्रम में, अब ये क्रम आएगा यहां पर। ठीक है, ये अभी इसका आगे आएगा। रे, क्या है? रे, रे। इसका उच्चारण तो प्राय करके अशुद्ध ही होता है लोगों का, पर जो संस्कृत सीखते हैं उनका सही होता है। रे, री, री, रे, री, री, री। मूर्धा में मुड़ लगनी चाहिए जीव। री नहीं है, री नहीं है, री, 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 री। और री टू ट, ट, ठ, ड, ढ। और ये क्या है? नासिका भी आ जाएगी इसमें, मूर्धा और नासिका। तो इसका उच्चारण बनता है ण, 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 ण। इसका भी बहुत अशुद्ध करते हैं लोग। ठीक है, इसका शुद्ध उच्चारण होता है ण, 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 ण। प्राय करके लोग इसमें अ जोड़ते हैं, अण, अण्य, ण, 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 ण। ठीक है, ऋतु रसा। फिर और ये है, आ जाए ये ऋतु र, र, र। ठीक है, र। अब अंतर आ रहा है, र और री, अंतर आ रहा है इनमें। और श, क्या है? ये होता है श। ये वाला था श, और ये क्या है? श। ये मूर्धा है, मूर्धा से, मूर्धा इसका स्थान है, मूर्धन्य है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका ऋतु रसा। तो रिवर्ण होगा टवर्गो रस। फिर पांचवा सूत्र है आपका दंत मूलस्तु तवर्ग। कि जो तवर्ग का स्थान है, तवर्ग का जो स्थान है वो क्या है? दंत का मूल। एक दांत है इनके, जो नीचे जड़ है, वहां पर जिह्वा का अग्रभाग टच होता है, टच होता है। जैसे देखिएगा तवर्ग का, एक मिनट, इसके लिए वास्तव में ये सूत्र ये आगे आ रहा है, महर्षि पाणिनि का ये वाला है, ये इसमें अलग प्रकार से ऐड हुआ है, ये इसके अंदर आएगा। ये सूत्र है वास्तव में ऋतु लसा दंत्या, इसमें भी ता आ रहा है। ये भी कहीं कहीं पाठ भेद मिलता है इस प्रकार से, हमें मुख्य रूप से ये पढ़ना है। ठीक है, कि लिवर्ण और तवर्ग और ल और स, इनका स्थान है दंत, दंत, दांतों से जिह्वा टच होती है। ठीक है, इसको आप मत लिखिएगा, ये यहां पर क्या, ये पीडीएफ में बन गया है पर ये यहां पर नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो लि, अब जैसे लि वर्ण होता है इसका ह्रस्व और प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता इसका। ठीक है, तो लि, लि, हिंदी में इसको कैसे कभी बनाते तो ला और ला और री नहीं है, ये स्वतंत्र वर्ण है संस्कृत में। री, 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 ये हो गया ऋतु। और ऋतु तवर्ग क्या है? ता, था, दा, धा, दांतों में जिह्वा टच हो रही है, और इसमें नासिका भी स्थान आ जाएगा।
ठीक है, पांचवें अक्षर में नासिका भी जुड़ता है, तो न, ये सरल उच्चारण है। ठीक है, ले तो ला, ला कहां है ये, इसका उच्चारण ल ल ल ल ल ल ल ल ल, आप दांतों में टच हो रहा है आगे। और सा, ये सबसे सरल है, सा सा सा, इसको तो प्राय करके सभी शुद्ध ही बोलते हैं। तो रे तो ला सा दंत्या, ये हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आगे आता है वकार का स्थान, ये सूत्र है वकारो दंत्योष्ठ्य। ठीक है, वकारो दंत्योष्ठ्य माने वकार का स्थान क्या है, दांत और ओष्ठ। इसका मतलब जो जिह्वा है वो दांत और ओष्ठ की तरफ आएगी, वा 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 वा, नीचे टच होती है, ओठ कैसे मूव होते हैं, वाह, बनिए वाह, दंत और ओष्ठ है, ध्यान रखेंगे। वकार का स्थान ब से भिन्न है, ब का केवल ओष्ठ होता है, व का स्थान होता है दंत और ओष्ठ, तो दंत्योष्ठ। ठीक है, वकार का, तो वकार ये हमारे पास में है, तो वकार का स्थान क्या है, व, कैसे उच्चारण करेंगे इसका, व व व व व। ठीक है, और फिर आगे सूत्र है उपपद्मानीया ओष्ठ्याः। उ का अर्थ है जो उ वर्ण है। ठीक है, और पु, ये यहां वास्तव में ऐसा है, पु पु माने पवर्ग, और उपधमानीय, उपधमानीय मैंने आपको बताया था, उपधमानीय, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, ओष्ठ माना गया, ओष्ठ वर्ण है। ठीक है, आइएगा, तो जैसे उ उ उ उ उ है, उ उ उ, और पवर्ग प फ ब भ और म, इसमें नासिका भी आ जाएगी। ठीक है, नासिका भी आ जाएगी। और उपधमानी है, उपधमानी ये वाला है, जब प आगे आ जाता है तो इसको, इसी को उपधमानी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको, इसका उच्चारण भी ओष्ठ से होता है। ठीक है, चलिएगा, तो इसकी आवश्यकता नहीं उच्चारण करने की, इसका उच्चारण कहीं मिलता ही नहीं वर्तमान में। ठीक है, चलिए ये हो गया। और करना हो तो इसी प्रकार से होगा, जैसे ओठ का प्रयोग होता है, ये जैसे ये शब्द में आएगा तभी मालूम पड़ेगा। ठीक है, इसको आप बस समझ लीजिएगा कि उपधमानीय का महर्षि पाणिनि ने स्थान क्या बताया है, ओष्ठ, बस इतना आपको कह सकते हैं, थ्योरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बताते हैं अनुस्वार यमा नासिक्या। अनुस्वार और यम, इनका स्थान बताया नासिका, नासिका से उच्चारण होता है। अनुस्वार तो पता ही है आपको, जैसे है अंग, और भी अनेक, सब जगह अनुस्वार का उच्चारण किससे होगा, नासिका से होता है। ये आप स्वयं अपने आप करते हैं। और यम कौन से, ये 4 यम हैं, इनका उच्चारण भी नासिका से होता है। ठीक है, तो ये वैदिक संस्कृत में ही प्रयोग होते हैं, सामान्य संस्कृत और हिंदी में प्रयोग
नहीं होते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। तो इनका इस प्रकार से होता है नासिका से। ठीक है, अब ये हो गया अनुस्वार और यम का भी हो गया। अब आगे बताते हैं कि ए आई कंठ तालव्य, जो ये स्वर है ए और आई, इनका स्थान क्या है? कंठ और तालु दोनों से मिलकर के ये बोले जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहां पर विशेष बात ये आपको समझनी है कि जो ये ए और आई होते हैं, इनका ह्रस्व नहीं होता है। प्राय करके हिंदी पढ़ाते समय या पढ़ते समय लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि ये छोटा ए और ये बड़ा आई। ऐसा नहीं है, इनका ह्रस्व होता ही नहीं है। इन चार वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है, चार का ह्रस्व नहीं होता है, ये दीर्घ ही होते हैं। ए आई ओ औ, ये द्विमात्रिक काल वाले हैं, ध्यान रखेंगे। इनका एक मात्रिक काल वाला वर्ण नहीं है, ये बहुत अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। ये दीर्घ, इसको दीर्घ कहेंगे आप, ये ह्रस्व नहीं होता, छोटा नहीं होता। ये भी दीर्घ होता है, ये भी दीर्घ होता है, ये भी दीर्घ होता है, और इनका प्लुत होता है त्रिमात्रिक। ये त्रिमात्रिक है, ये द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, 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 तीन तीन लिखा हुआ है, इसलिए त्रिमात्रिक है। अब कहते हैं कि ए और आई दोनों आ गए, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। तो ए से ए का अर्थ है ये दोनों, या ए और ए आई का अर्थ है ये वाला। तो अब इसका ए ए, ठीक है, ए ए, और आगे खिंच जाएगा आई आई। ध्यान रखेंगे, ये भी द्विमात्रा काल वाला है, ये भी द्विमात्रा काल वाला है। इसको उच्चारण करने में, इसको उच्चारण करने में समान समय लगेगा। ठीक है, तो अभी आपके बुद्धि में यदि ये स्थापित था कि ये ह्रस्व है, छोटा है, नहीं है, ये दीर्घ ही होता है। आइएगा, ये हो गया। तो ये कंठ और तालु इसका, तो कंठ और तालु से इसका उच्चारण होता है ए ए आई। ठीक है, अब आगे सूत्र है ओ औ कंठोष्ठ्यौ। ये ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। ठीक है, आइएगा, इनका भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनका भी ह्रस्व नहीं होता है। दीर्घ और प्लुत, दीर्घ और प्लुत। तो ओ ओ औ औ, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और थोड़ा सा इसमें ये बता रहे हैं, ये मैंने पहले बता दिया था, नमः स्वस्थान नासिका स्थान, ये पहले बताया कि ये जो पांच वर्गों के कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये अंतिम पांच अक्षर हैं नाम, इनका स्वस्थान माने जो स्थान बताया है वो, और साथ में नासिका के सहयोग से इनका उच्चारण करना होता है। ठीक है, जैसे इसका कंठ था, कंठ नासिका, और इसका तालु नासिका, और इसका मूर्धा नासिका, और इसका दंत नासिका, और इसका ओष्ठ नासिका। ठीक है, इनके दो दो स्थान होते हैं, दो माने एक साथ ही दोनों का प्रयोग होता है, अलग अलग नहीं होता।
अच्छा, अब यहां पर ये बताते हैं द्विवर्णानि संध्यक्षराणि। इसका अर्थ है कि ये जो अक्षर बताते हैं ये वाले जो अक्षर हैं इनको संध्यक्षर बताया। संध्यक्षर का अर्थ है ये जुड़ करके बने हुए, ये अर्थात इसमें अ ई और आ ई इस प्रकार से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, बस तो आपको अभी इतना ही समझ लेना है कि ये संध्यक्षर हैं। बाकी विशेष का कौन सा किससे बिना है, फिर उसके लिए आपको लंबी सीरीज पढ़नी पड़ेगी। वो सीरीज मैंने पहले बना रखी है, वर्णोच्चारण की। आप मेरे से सीरीज ले सकते हैं, पहले हमने बना दी है, पूरी विस्तार की भी आपको पढ़नी है तो ठीक है। ये संक्षिप्त हम वीडियो बना रहे हैं जो कि हर पाठक एक बार देख ले। तो ये जो वर्ण है इनको संध्यक्षर कहा गया है। ठीक है, ये संध्यक्षर वर्ण है। और यहां पर महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है सरेफ रिवर्ण, कि जो ये री वर्ण है, री, ये इसमें जो रेफ होता है, ये रेफ, इसमें रेफ की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। सरेफ रिवर्ण ये रेप की ध्वनि के साथ उच्चरित होता है, इसलिए इसमें क्या, जैसे री में रेप की ध्वनि भी होती है? पर रेप की ध्वनि के साथ इसका उच्चारण बताया है। ठीक है, ये आपकी पूरी वर्णमाला, संस्कृत की वर्णमाला आपको मैंने इस पूरी बाकायदा सूत्र सहित बता दी है। 13 सूत्र होते हैं, उस सूत्र को निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये वाला जो सूत्र है ये इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया पीडीएफ बनाते समय। ठीक है, ये वाला, ये सूत्र वास्तव में इसका पार्ट नहीं है, ये इसको हटा करके ये रखा जाएगा। ठीक है, 13 सूत्र हैं सभी वर्णों का उच्चारण स्थान बताने के लिए, तो इनको कॉपी पर नोट कर ले। ठीक है, अब मैं आपको आगे कुछ वर्ण ये होते हैं, इनको भी लोग हिंदी में, संस्कृत में जो सामान्य नहीं जानते हैं कि ये जो वर्ण है ये क्या है, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ये संयुक्त वर्ण है। ध्यान रखेंगे, हिंदी में पढ़ाते हैं क्षात्रज्ञ, नहीं, ये क्या है, संयुक्त वर्ण है, ऊपर वाले वर्णों से मिलकर के ही बनते हैं ये। जैसे ये है क्ष, क्ष में कितने वर्ण हैं, ये क्ष मिलकर के यहां पर बना है क प्लस ये श, और यहां पर अ दिया है अंत में। ठीक है, ये क और श मिलकर के क्ष बनता है, और अ इसको उच्चारण के लिए है। ये स्वतंत्र नहीं है कोई, ये मिलकर के बना हुआ है इनको। ठीक है, कैसे ये श्रा, इसमें क्या है श, और ये र, और ये अ, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही हरा, ऐसे ही हा प्लस र प्लस अ। ठीक है, जी हाँ, इसमें आपको शायद अनेक लोगों को पता भी नहीं होगा। तो ये कैसे बनता है, ये बनता है ज प्लस अने, हाँ, य प्लस अ, इसमें ज और य बनता है ये। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और त्र, इसमें ता प्लस र प्लस अ। तो इस प्रकार से और भी अनेक संयुक्त अक्षर बनते हैं। जैसे ये आप मान लिखते हैं, ये हुआ है, मां जोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, या ये ऐसा कर देते हैं, ये संयुक्त अक्षर है। तो ये संयुक्त अक्षर है वास्तव में, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब ये वर्णमाला है पूरी। अब पूरी वर्णमाला का मैं एक बार आपको उच्चारण करा देता हूं। ठीक है, जिनका होता उच्चारण उनका। ठीक है, इनके अंदर आइएगा, मेरे साथ आप उच्चारण कर सकते हैं, अपना उच्चारण शुद्ध। आइएगा,
आ आ, ई ई ई, उ ऊ ऊ, री री री, री री, ए ए, आई आई, ओ ओ, आऊ आऊ। ठीक है, अब इसमें क्या है ध्यान रखेंगे, इसमें हमने सब वर्णों में उच्चारण के लिए अ जोड़ा हुआ है, एक मात्रिक अ। तो इनका उच्चारण जो हम यहां पर करेंगे वो कितने समय में करना पड़ेगा, ये 1.5 मात्रिक बन गया। अर्धमात्रिक तो व्यंजन हो गया क, और अ जोड़ दिया एक मात्रिक, तो 1.5 मात्रा काल में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइएगा, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। और ये किसी विसर्ग हैं, ह के सदृश बोला जाए किसी वर्ण के पीछे लगा करके, जैसे राम है, राम। और ये जिह्वा मूली है, ये उपदमानी है, इसका उच्चारण आप साहित्य कहीं मिलेगा तो वहां करेंगे, वैसे ही अपने आप हो जाएगा आराम से। ये अनुस्वार है, तो जैसे संसार, क्या है संसार, तो क्या है संसार, ना से संसार, तो अनासिका से हो रहा है। ये यम है, ठीक है, यम का उच्चारण भी नासिका से होता है, तो कुंग कुंग गुंग घुंग। ठीक है, ये 63 वर्ण, 63 वर्ण आपके जो संस्कृत वर्णमाला में थे पूरे, वो मैंने करा दिए। ठीक, अब आप आराम से इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, और आपको और विस्तार से वर्णों के विषय में जानकारी चाहिए तो आपको, परंतु वो आपको पहले सामान्य संस्कृत भाषा आती हो, तब आप उसको वो समझ पाएंगे। यदि आप संस्कृत भाषा सीखना आरंभ कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको आसानी होगी शुद्ध उच्चारण करने में। आप स्वयं अथवा अपने बालकों को भी इस वीडियो के माध्यम से शुद्ध उच्चारण सिखा सकते हैं, चाहे वो हिंदी भाषा पढ़ते हैं अथवा वो संस्कृत भाषा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो लगभग 1 घंटे की वीडियो थी, मैंने पहले ही बताया कि इसमें समय लगेगा, और परंतु ये मैं अपने सभी पाठकों से निवेदन करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को अवश्य देखें, और वर्णों के विषय में इतनी जानकारी अवश्य अपने पास में रखें। ठीक है, आप चाहे टीचर नहीं है कोई बात नहीं है, परंतु वर्ण संबंधी ये जानकारी अवश्य रखें। सभी को सादर नमस्ते। आपसे एक ही अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, जिससे उन लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाइएगा, यहां पर हम संस्कृत भाषा आपको सिखाते हैं, सरल संस्कृत से लेकर के प्रौढ़ संस्कृत, सरल व्याकरण से लेकर के प्रौढ़ व्याकरण, सब प्रकार का संस्कृत का हम यहां पर कक्षाएं चलाते हैं। ओम।